हाँ तो जी नमस्ते। मेरा नाम अमन राज है और हम आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर अभी फर्स्ट ईयर में हैं। तो आज हम लोग करने जो चैप्टर जा रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल। असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके जो लास्ट तीन चैप्टर्स हैं पॉलीमर्स और क्या कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये तीन चैप्टर जो है मोस्टली थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, मोस्टली थ्योरी बेस्ड है। सिर्फ बायोमोलिक्यूल जो है उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे लॉजिक का यूज होता है। ठीक है, लेकिन जहां तक बाकी दो चैप्टर है वो तो मोस्टली थ्योरी है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल भी आधा से ज्यादा थ्योरी है। तो इसके क्वेश्चंस भी जो एनसीईआरटी होते हैं वो इजी ही होते हैं, पर हाँ आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बुक इसमें पढ़ना पड़ेगा। पॉलीमर्स में आउट ऑफ बुक की जरूरत नहीं है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की भी उतनी आउट ऑफ बुक जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बायोमोलिक्यूल सब कुछ कुछ थोड़ा आउट ऑफ बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं, चैप्टर को डिवाइड करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स का आमतौर पर नाम से समझा जा सकता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजी में यूजफुल हो, अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारे लाइफ में यूज होते आ रहे हैं। उनमें से सबसे पहला अगर किसी से भी बोलिएगा कि आपको जब बायोमोलिक्यूल जब डिफिनेशन समझा दिया जाए इस प्रकार से कि लाइफ में यूज होता है, तो सबसे पहला नाम ऑलमोस्ट सबके दिमाग में आता है, वो होता है ग्लूकोज। सबसे पहला मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज फाउंड इन एवरीवन्स बॉडी इज क्या कहते हैं, ग्लूकोज। सबके बॉडी में सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में पाया जा सकता है और मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है आम, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिक्स है सच में है कि नहीं इसका तो पता नहीं, पर मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग आमतौर पे किस किस पे डिपेंड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है ना, और हम लोग प्रोटीन पे डिपेंडेंट हैं और न्यूक्लिक एसिड। ये सब क्या है हम लोग आगे धीरे धीरे जाके पता करेंगे। ठीक है, क्या है प्रोटीन, क्या है कार्बोहाइड्रेट, क्या है। तो अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ने जाने का प्रयास करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब जनरली जो आमतौर पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट से आता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मतलब नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली आते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर केन शुगर। ठीक है, जो गन्ना का जूस रहता है उससे जो चीनी निकाला जाता है, उसी तरह ग्लूकोज, उसी तरह स्टार्च। ठीक है, ये सब मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट कॉमन ग्लूकोज है। ठीक है, पहले माना जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऐसा पहले माना जाता था, उसका जनरल फॉर्मूला होता था CH2O। ठीक है, तो इससे ही इसको नाम आया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन बाद में जाके ये गलत हो गया। कैसे, एसिटिक एसिड भी यही फॉर्मूला फॉलो करता है, CH3COOH, यानी इसका होता है C2H2O2। सेम फॉर्मूला है, मतलब इसी जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है, पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन वही उसी तरह से एक है क्या कहते हैं, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है रैमनोज। ठीक है, उसका फॉर्मूला है C6H12O5। वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो तब जाके डिसाइड किया गया कि कार्बोहाइड्रेट का असल में डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तब उन्होंने डिसाइड किया कि carbohydrate may be defined as optically active polyhydroxyaldehydes of ketone or the compounds which produce such unit on hydrolysis। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है जिनमें जो क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस पे ऐसे यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब सॉरी, मतलब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहा गया। एक एक तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, माने जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, और वो या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। ठीक है, और दूसरा और एक
ये इनको कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत माना जाता है। और एक ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स माने जाते हैं। ठीक है, पहले कैटेगरी का जो एग्जांपल है, पहले कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, वो है ग्लूकोज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है OH, यहाँ पे भी देखा जा सकता है OH, फिर OH और फिर HOH और CH2OH और CHO। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी का एग्जांपल है। और उसी तरह दूसरे कैटेगरी का एग्जांपल है सुक्रोज। ठीक है, जो हाइड्रोलाइसिस पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी आगे जाके हम दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ पार्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है शुगर और नॉन शुगर। ठीक है, शुगर वो जो मीठे होते हैं, नॉन शुगर विच आर नॉट स्वीट। हम लोग जो अपने घर में जो चीनी यूज करते हैं, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम इज नेम्ड एज सुक्रोज। हम लोग सुक्रोज को यूज करते हैं आमतौर। ठीक है, और वही जो दूध में मिल्क में जो शुगर रहता है, उसका नाम है लैक्टोज। ठीक है, वही और कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड सुक्रोन से आया है, जिसका सैक्रोन से आया है, जिसका अर्थ होता है चीनी या फिर शुगर। ठीक है, तो क्या है, अब सैकराइड्स आ गया, तो सैकराइड्स के नाम पे भी फिर कार्बोहाइड्रेट का 3 डिवीजन हुआ। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन है, ये बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑन हाइड्रोलाइसिस। यानी जब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो क्या उनका बिहेवियर है, उसके बेस पे इनका कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन किया गया। पहला मोनोसैक्राइड, यानी मोनोसैक्राइड उनको कहा जाता है जो हाइड्रोलाइसिस में फर्दर कोई मतलब खुद को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, वो खुद को ब्रेक डाउन करके कोई ऐसा केमिकली एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं दे सकता ग्लूकोज हाइड्रोलाइसिस पे। ठीक है, माने यहाँ देख सकते हैं मोनोसैक्राइड का डिफिनेशन ये है, कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxy aldehyde of ketone is called ammonia, मोनोसैक्राइड। यही मोनोसैक्राइड का डिफिनेशन दिया। ठीक है, ऐसे लगभग 20 प्रकार के मोनोसैक्राइड हैं, जिसका एग्जांपल में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, एक्सेट्रा, राइबोज, ये सब एक्सरसाइज बहुत सारे हैं। ऐसा 20 तरह के। दूसरा कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है, वो है ओलिगोसैक्राइड। ऐसे ओलिगोसैक्राइड ऐसे सैक्राइड या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस पे 2 से 10 टाइप के क्या कहते हैं मोनोसैक्राइड दे सकते हैं। ठीक है, जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो एटलीस्ट 2 दे सकते हैं, मैक्सिमम 10 दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज, उसको जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो ओलिगोसैक्राइड्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओलिगोसैक्राइड्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सैक्राइड मोनोसैक्राइड्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अगर वो 2 मोनोसैक्राइड्स देते हैं तो उनको कहा जाता है डाइसैक्राइड। ठीक है, 3 देते हैं तो ट्राइसैक्राइड, 4 देते हैं तो टेट्रासैक्राइड। ठीक है, 5 तो पेंटा, 6 तो हेक्सा। इस तरह से उनका डिवीजन हुआ है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे। They are further classified as disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, etc. depending on the number of monosaccharide they provide on hydrolysis. ठीक है, और क्या है जो मतलब जैसे जो ओलिगोसैक्राइड है उनको हाइड्रोलाइज किया जाए तो सेम कंपाउंड भी दे सकते हैं हाइड्रोलाइजिंग पे, मतलब हाइड्रोलाइज करने पे, या डिफरेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो माल्टोज नाम का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, माल्टोज नाम का एक कंपाउंड होता है जो होता है डाइसैक्राइड। माल्टोज को जब क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो देता है ग्लूकोज। ठीक है, पर वही अगर सुक्रोज है, मतलब माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने पे बस 2 ही को, एक माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने पे 2 ग्लूकोज आते हैं। ठीक है,
मैंने उस हाइड्रोलाइज करने पे सेम कंपाउंड दे, पर वही सुक्रोज का एक एटम का एक मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं हाइड्रोलाइज करने पे हमें क्या कहते हैं एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज मिलता है, यानी दो अलग अलग मिलता है। तो ऑलिगोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करने पे सेम भी मिल सकता है, डिफरेंट भी मिल सकता है, ठीक है। और क्या है, और बचता है पॉलीसेक्राइड। एक होता है लास्ट वाला है पॉलीसेक्राइड, यानी जो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड देते हैं हाइड्रोलाइज करने पे, ठीक है। गिव्स ग्रेटर देन 10 मोनोसेक्राइड ऑन ऑन हाइड्रोलाइजिंग, ठीक है। ऑलिगोसेक्राइड कितना देता है 2 से 10, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। तो आमतौर पे जो शुगर होता है, हम लोग शुगर अभी थोड़े दिन पहले थे, वो मोनोसेक्राइड होता है या डाइसेक्राइड ही होता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स आर ऑलवेज नॉन शुगर, ठीक है। जनरली मोनो ओलिगोसैक्राइड्स आर शुगर, पॉलीसेक्राइड्स आर नॉन शुगर, ठीक है। और क्या है, पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल हो गए जैसे सेलुलोज, जो क्या कहते हैं सेल वाल, प्लांट की सेल वाल में होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सेलुलोज हो गए, ग्लाइसोजन हो गए। अभी स्टार्च पढ़ेंगे हम लोग, अभी 3 पॉलीसेक्राइड्स के बारे में भी जानेंगे, सेलुलोज, ग्लाइसोजन, स्टार्च, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर के भी में कार्बोहाइड्रेट का एक और डिस्टिंग डिवीजन है, वो होता है, हाँ। तो कार्बोहाइड्रेट का 2 डिवीजन होता है, क्या ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन, वो रिडक्शन का बेसिस क्या है वो बताते हैं, ठीक है। तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को 2 पार्ट में बांटा गया ऑन बेसिस ऑफ वन प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी अभी बताते हैं, ठीक है। वो होता है रेड्यूसिंग शुगर, रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, या फिर उसको रेड्यूसिंग शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे होते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। शुगर्स कहना उतना उचित नहीं होता, इसको कार्बोहाइड्रेट कहना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इनको इस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं उनको रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, नहीं तो जो नहीं कर पाते उनको नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। टॉलेंस क्या था, टॉलेंस रिएजेंट क्या करते थे, या फिर फैलिंग सॉल्यूशन क्या करते थे, वो एल्डिहाइड या कीटोन को, वो एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, वो एल्डिहाइड या कीटोन को क्या करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते थे, है कि नहीं। फैलिंग एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़े थे कि एल्डिहाइड कीटोन को फैलिंग सॉल्यूशन और क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट क्या करते हैं, क्या उसमें बदलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। लेकिन नॉन रेड्यूसिंग शुगर के द्वारा ये संभव नहीं है, नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट ये नहीं कर पाते, सिर्फ रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट ही कर पाते। क्यों ऐसा, क्योंकि रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में आमतौर पे फ्री फ्री एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट होते हैं। फ्री एल्डिहाइड कीटोन का अर्थ यहाँ पे मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अब ये तो डिस्टिंक्शन होगा, क्या क्या डिस्टिंक्शन होगा, एक सैकराइड्स में मोनो ओलिगो और पॉली सैकराइड्स, कार्बोहाइड्रेट में रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि शुगर और नॉन शुगर, ठीक है। तो रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट में all monosaccharides and disaccharides except sucrose सारे reducing carbohydrates होता है। एंड यहाँ पे नॉन reducing carbohydrate में all polycarbohydrates सॉरी polysaccharides कॉमा sucrose, वो सारे नॉन reducing carbohydrates, ठीक है। ये होता है कि ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ reducing tolerance and reagent and values। आशा करते अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और एक होता है मोनोसेक्राइड्स का भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स का भी डिवीजन किया गया, किस प्रकार से डिवीजन किया गया कि वो उनको नाम के लिए डिवाइड किया गया। अगर मोनोसेक्राइड में कीटोन है इसको कहेंगे कीटोज, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड है इसको कहेंगे तो एल्डोज, ठीक है। तो अगर किसी मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन है तो उसको कहेंगे ट्रायोज, ठीक है। और ठीक है, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो इनको कहेंगे ट्रायोज, अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोट्रायड और कीटोन है तो कीटोट्रायोज,
अगर उसमें चार है, चार कार्बन है तो टेट्रोज, एल्डिहाइड है तो एल्डोटेट्रोज, कीटोन है तो कीटोटेट्रोज। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी ग्लूकोज, ये क्या है और इसके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ग्लूकोज occurs freely in nature as well as combined form. It is present in sweet fruit, honey. Ripe grapes also contain glucose in large amount. It is prepared as follows. तो अब हम लोग जानते हैं ग्लूकोज को कैसे, मतलब ग्लूकोज किस किस में, कोई भी मीठी चीज में आमतौर पर ग्लूकोज होता है, जैसे पके हुए अंगूर, हनी, स्वीट फ्रूट्स, उस सब में ग्लूकोज होता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं बनाया कैसे जाता है ग्लूकोज। इसको दो तरीका से बनाने का एनसीईआरटी में रिएक्शन है। एक तो है सुक्रोज से, यानी केन शुगर, जो आमतौर पे चीनी होती है। उसमें क्या किया जाता है कि जो सुक्रोज रहता है, ठीक है, उसको हाइड्रो बॉइल किया जाता है डिल्यूट HCl या H2SO4 के साथ इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, और इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है जिससे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम अमाउंट में मिलता है। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, वही ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला है पर स्ट्रक्चर अलग है, वो हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से स्टार्च से भी इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, और स्टार्च प्योर ग्लूकोज सिर्फ देता है, स्टार्च और सेलुलोज प्योर ग्लूकोज देता है। वो कैसे, क्या कहते हैं, स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है बाय बॉइलिंग विथ dilute H2SO4 at 393 Kelvin and 2 to 3 atm प्रेशर। ठीक है, जब ये सब कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो वो ग्लूकोज में प्योर रूप से ग्लूकोज को देता है। ठीक है, उसका आम फॉर्म, उसका जनरल फॉर्मूला होता है C6, स्टार्च का C6H10O5N, ये जनरल फॉर्मूला है स्टार्च का। ठीक है, अब ग्लूकोज का तो भी बताएंगे। ठीक है, अब क्या है कि जब ग्लूकोज डिस्कवर किया गया था तो उसको स्ट्रक्चर को पता करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो क्या था, कैसे स्ट्रक्चर आया, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे पता किया गया, उसके क्या रिएक्शंस यूज किए गए, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये सारे रिएक्शंस आपने पहले भी कर रखे हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे सारे रिएक्शंस आपको नोन ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे हाँ, ग्लूकोज का क्या क्या नाम है, ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोज भी कहा जाता है। ठीक है, और डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। तो कहीं ये दोनों नाम भी यूज हो सकते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए ख्याल रखिएगा कि क्या नाम यूज किया गया और क्या पूछा गया। पता चला डेक्सट्रोज दे दे, आप कंफ्यूज हो कि ये कौन सा नया कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो आप ख्याल रखिएगा इन दोनों नामों का भी। ठीक है, ग्लूकोज इज मोनोमर ऑफ मेनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड का ये मोनोमर है। ठीक है, नेमली स्टार्च, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, इन सबका ये मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर पता है ना, मोनोमर क्या होता है कि जब कोई पॉलीमर होता है तो उसका जो सिंगल यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है उसको मोनोमर कहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या होता है, पॉलीथीन क्या होता है, वो इथीन का पॉलीमर होता है ना। तो उसको, उसका पूरा नाम होता है, उसको जो जनरल नाम होता है वो होता है पॉलीथिलीन। ठीक है, वो कैसे बनाया जाता है, वो इथिलीन से होता है, इथिलीन से बनाया जाता है। इथिलीन क्या है, ये बार बार रिपीट होता है, कैसे, ऐसे, बस ये रिपीट होते चला जाता है, जितना भी हो सके उतना। ठीक है, ये खूब रिपीट होते 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 पूरा ये मतलब पॉलीमर एक चेन बना देता है। ठीक है, वही पॉलीथीन होता है, इसी को पॉलीथिलीन या पॉलीथीन कहा गया है। ठीक है, पॉलीथीन। अब ये क्या है कि जो पॉलीथीन है उसका कौन मोनोमर यूनिट क्या होगा, ये। ठीक है, इसमें जस्ट थोड़ा सा बदलाव लाके पूरा रिएक्ट करा के इस तरह से चेन बनता है, पॉलीथीन फॉर्म होता है। उसी तरह से ग्लूकोज भी बहुत सारों का मोनोमर होता है, वो मोनोमर बनता है डिहाइड्रोलाइज करके, एक H2 मॉलिक्यूल यूज करके। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे बताएंगे। ठीक है, तो उस समय समझ में आएगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे निकाला गया, तो मॉलिक्यूल बहुत सारे फर्दर रिएक्शन करके इधर उधर से उनको पता चला कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, अब क्या है, जब HI के साथ उसको हीट किया गया, ठीक है, ग्लूकोज को, तब उससे पता चला कि एन हेक्सेन आया है। ठीक है, इससे क्या पता चला कि इसमें जो 6 कार्बन है
वो एक लाइन में कनेक्टेड है, ठीक है। अब HI क्या करता है, वो CHO को रिड्यूस करके CH2 में बदल देता है या CH3 में, जैसा भी, ठीक है। CO को CH2 में, ठीक है। और और क्या कहते हैं, अल्कोहल को नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस तरह से ये रिड्यूस कर देता है HI को। ये हम लोग ऑलमोस्ट अल्केन में या फिर क्या कहता है एल्डिहाइड्स में या अल्कोहल के भी चैप्टर में ये रिएक्शन देखे हैं, ठीक है। और क्या है, ये पहला है। ये इससे पता चला कि क्या कहते हैं, ये जो कार्बन है वो एक लाइन में कनेक्टेड है। अब दूसरा रिएक्शन किया गया, वो क्या था कि आपको अगर एल्डिहाइड या कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मालूम होगा, ठीक है, चाहे एल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, ये जब NH2OH से रिएक्ट करता है तो ये देता है ऑक्जाइम, ठीक है, ठीक है, ये ऑक्जाइम देता है। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड का। तो इससे पता चला कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, दोनों में से कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब क्या है, अब आगे बढ़ा गया तो क्या किया गया कि नॉर्मल जो Br2 वाटर होता है वो आपको पता होगा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। Br2 वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर। तो वो क्या करता है, ये क्या करता है, एल्डिहाइड वाले ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है और कीटोन को कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो जब Br2 वाटर ग्लूकोज में ऐड किया गया तो हम लोग को उससे मिला एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। उसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे अभी देखते हैं थोड़े दिन में, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो गया कि वहां जो कार्बोनाइल ग्रुप था ग्लूकोज में वो कीटोन नहीं बल्कि एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड फिक्स हो गया कि वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब उसमें ऐड किया गया एसिटिक एसिड। और आपको मालूम होगा कि एसिटिक एसिड का प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या करता है, किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये ईस्टर टाइप का ईस्टर को फॉर्म करता है ना। ये नॉर्मल टेस्ट होता है अल्कोहल है कि नहीं ये पता करने के लिए, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब एसिटिक एसिड को ऐड किया गया ग्लूकोज में तो वो पेंटाएसिटेट दिया। पेंटाएसिटेट का अर्थ है क्या कि उसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्कोहल का जो ग्रुप है 5 है, ठीक है। ये पांचों क्या किए, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इस तरह से फॉर्म किए, ठीक है। इससे हमें पता चला कि टोटल 5 पेंटा एसिड है, ठीक है, टोटल 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। अब क्या है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट कराया गया तो उससे किनारे में दोनों साइड ऊपर नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड आया, ठीक है। और उसी तरह से जब ग्लूकोनिक एसिड को भी रिएक्ट कराया जाता है तो ऊपर नीचे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। इससे क्या पता चलता है कि वो ऑक्सीडेशन कराया जाता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोनिक एसिड में देखिए CH2OH है, तो बाकी इसमें कोई ऑक्सीडाइजेबल नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिएगा तो कुछ ऐसा है। तो इसमें से कोई भी इन पांचों में से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं ग्लूकोज है उसमें सिर्फ CHO हो सकता है और नीचे वाला CH2OH हो सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लास्ट कार्बन है सबसे नीचे वाला क्या कहते हैं ग्लूकोज में, वो प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। यानी अब इससे हमें इतना पता चला है कि हर एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन है सिवाय एल्डिहाइड वाला। और क्या कहते हैं हर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सारा स्ट्रेट लाइन में। इस तरह से अलग अलग स्टडी करके साइंटिस्ट ने फाइनल में फिशर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर दिया ग्लूकोज का जो मोस्ट फेमस हुआ और आज तक फॉलो होता आ रहा है। वो है ये जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखे थे। ये बहुत सारे रिएक्शंस को करके ही पता किया गया है, आपको सारे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही इधर ऑक्सीजन क्यों आया, इधर क्यों आया, इस तरह से वो धीरे धीरे आपको पता चलते जाएगा। मतलब वो थोड़ा ज्यादा डीप स्टडी अभी उसमें दिमाग लगाने को नहीं होती, बस मेन आपको इतना तक जानना है, ठीक है।
तो ये आया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं, ये था पहला वाला ग्लूकोज का, दूसरा वाला था ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, और तीसरा वाला जो है ये है सैकरिक एसिड, ठीक है। सैकरिक एसिड अभी थोड़ा देर पहले ये देखे थे हम लोग, ठीक है, और ग्लूकोनिक एसिड अभी थोड़ा देर पहले ये देखे थे, ठीक है। तो आप इन सब का स्ट्रक्चर याद रखिए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है। सैकरिक एसिड क्या है, बस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखिए, कोना में दोनों COH कर दिए। सैकरिक एसिड का भी बस वही हाल है, सॉरी ग्लूकोनिक एसिड का भी बस वही हाल है, सिर्फ ऊपर वाला COH है, CHO के बदले COH है, बाकी सब नीचे कॉमन ही ग्लूकोज की। ये सब आसान से चीजें आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले तरफ की, ग्लूकोज जो होता है वो उसको करेक्टली इस तरह से बुलाया जाता है, D प्लस ग्लूकोज। प्लस इसलिए क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर में पढ़े होंगे कि जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, जो क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, पोलराइज कर देता है, उसको कहते हैं लेवो रोटेटरी, ठीक है। तो ये ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए कॉल आ गया था थोड़ा सा। हाँ, तो डी प्लस जो रहता है वो प्लस जो रहता है वो डिपिक्ट करता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। इसको प्लस माइनस को माइनस जो होता है वो लेवो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। इसका कैपिटल डी और कैपिटल एल से कोई संबंध नहीं है। प्लस को स्मॉल डी में भी लिखा जाता है और माइनस को स्मॉल एल में लिखा जाता है, लेकिन इनका कैपिटल डी और कैपिटल एल से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कैपिटल डी और कैपिटल एल का जो संबंध है वो है ग्लिसराल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से, ठीक है। ग्लिसराल्डिहाइड क्या है कि जब इसका OH राइट साइड में रहता है ना तब ये D होता है, और जब इसका OH लेफ्ट साइड में रहता है तब उसको कहते हैं L, ठीक है। और D वाला ग्लिसराल्डिहाइड डेक्सो रोटेटरी होता है और L वाला क्या कहते हैं ग्लिसराल्डिहाइड लेवो रोटेटरी होता है, ठीक है। फिर से कह रहे हैं यहाँ पे D और L का, कैपिटल D कैपिटल L का प्लस माइनस से कोई संबंध नहीं है, रोटेशन से कोई संबंध नहीं, बस कैपिटल D कैपिटल L एक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। तो जब किसी भी सैकराइड या कार्बोहाइड्रेट का जो नीचे वाला क्या कहते हैं सबसे नीचे वाला जो कार्बन होता है, ठीक है, देखिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन टॉप में रहे और सबसे लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला कार्बन नीचे रहे, ठीक है। तो इसको जब इस तरह से डिपिक्ट किया जाता है तो सबसे नीचे से जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन रहता है, सबसे नीचे से जो फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन रहता है उस पे अगर OH राइट साइड में तो वो D बन जाता है, लेफ्ट साइड में तो L बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में जो OH है वो लेफ्ट साइड में, ठीक है, इसलिए वो D ग्लूकोज होता है। अरे L ग्लूकोज क्या होता है, L ग्लूकोज इसका ठीक मिरर इमेज होता है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड अगर D है और अगर हमको उसका L चाहिए तो बस उसका मिरर इमेज ले लीजिए, आपको L मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, D और L हमेशा एक दूसरे के मिरर इमेज रहते हैं। D ग्लूकोज L ग्लूकोज एक दूसरे के मिरर इमेज है। कोई भी कंपाउंड अगर D और L है तो D और L दोनों हमेशा मिरर इमेज रहता है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ और बताने का है नहीं। हाँ, ये तो अल्कोहल के साथ था। उसी तरह अगर एमाइन्स है, अगर एमाइन है, ठीक है, तो अगर एमाइन NH2 राइट साइड में तो ये D होता है और लेफ्ट साइड में तो वो L होता है, ठीक है। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर अगर NH2 रहे OH रहे इसको D मानेंगे कि L मानेंगे। तो देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। तो इसमें आप या तो अभी तक हम लोग जहां तक पढ़े थे या फिर हम लोग सर जितना बताए थे उसमें कहते ये आमतौर पर पूछा नहीं जाता, ये उतना अच्छा तरह से तो डिफाइन भी नहीं है। फिर भी अगर बाय द वे कहीं पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि D विथ रिस्पेक्ट टू अमाइन एंड L विथ रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ। अब केमिस्ट्री का तो आम नियम है ही कि अभी कुछ बताया नहीं तो गलत साबित हो जाता है, अब फिर कुछ नया आ जाता है। गैसेस थ्योरी में पढ़ रहे थे कि आइडियल गैस करके कुछ होता है, अब फिर बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, आइडियल गैस तो फेक है, अब तो रियल गैस आ गया।
मतलब ये केमिस्ट्री हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हो रहा है ग्लूकोज के साथ। अभी तक हम लोग देख रहे थे इतना सिंपल, अब क्या कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, पर अब कुछ समय बाद पता चला कि नहीं, अब ग्लूकोज तो रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे एग्जिस्ट करता है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, क्यों ऐसा किया गया, क्यों इतना अत्याचार हम लोग पे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए भूल चूक सबसे होता है। तो पहला जो हम लोग डिस्कवरी करते हैं उसमें हम लोग बहुत कुछ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हम लोग का फोकस होता है सिर्फ ढूंढने पे। हम लोग बहुत प्रॉपर्टीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस किसी तरह से जेंडर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उसका जेंडर निकाला जाता है और फिर से उसको बढ़िया से रिसर्च किया जाता है, तो उसमें कुछ फ्लॉस आते हैं, कुछ मिस्टेक पाया जाता है। तब साइंटिस्ट अपने एरर को करेक्ट करने के लिए फिर से उस पर रिसर्च करता है, और तब वो करेक्ट चीज आपके सामने लाता है। तो देखिए यहाँ पे रॉन्ग चीज और राइट चीज दोनों को साथ साथ में क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसका एक अपना फायदा है। वो क्या है, वो जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखा गया कि ठीक है, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर जो था ग्लूकोज का, वो बहुत सारे रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहा था, पर कुछ कुछ चीज नहीं कर रहा था। वो क्या था, चलिए आइए देखते हैं। वो था कि आ, अगर ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें एल्डिहाइड है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज क्या करता था, सिक्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ग्लूकोज कभी भी सिप्स ग्लूकोज कभी भी सिप्स टेस्ट नहीं देता है, सिप्स बेस नहीं, सॉरी, सिप्स टेस्ट नहीं देता है। सिप्स टेस्ट क्या है, अगर याद होगा आपको कि सिप्स टेस्ट क्या है, तो सिप्स टेस्ट में एल्डिहाइड पिंक कलर या लाइट रेड, ब्राइट रेड कलर देता है, ठीक है। कोई भी एल्डिहाइड पिंक कलर या ब्राइट रेड कलर देता है सिप्स टेस्ट में, पर ग्लूकोज ऐसा नहीं करता था। इवन दो ग्लूकोज जब, इवन दो की ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, पर वो सिक्स टेस्ट नहीं देता था। ये पहला था जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर को गलत प्रूव किया। दूसरा था कि जो ग्लूकोज है वो NHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता था, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो NHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं करता था, उसी तरह 2,4-DNP के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ग्लूकोज ना 2,4-DNP के साथ ना NHSO3 के साथ रिएक्ट करता है। ये दोनों भी एल्डिहाइड और कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है। ग्लूकोज डोंट रिएक्ट विद 2,4-DNP और डोंट रिएक्ट विद NHOC3। अगर आपको याद होगा तो एल्डिहाइड का NHOC3 के साथ क्या रिएक्शन है, याद है, ठीक है। ये होता था फॉर्मूला, ठीक है, ये होता था रिएक्शन। पर क्या, पर ये था कि ग्लूकोज रिएक्ट ही नहीं करता था। अब साइंटिस्ट लोग चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है ना। तो अब साइंटिस्ट लोग को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ओपन स्ट्रक्चर को एल्डिहाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो क्या करता है, दिखाई नहीं रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर आगे और भी बहुत सारे दो चार प्रॉपर्टीज है जो प्रूव कर दिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड उपस्थित नहीं है, ठीक है। आगे भी दो चार है जो प्रूव कर दिए कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा क्या गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो उसी के बारे में अब एक और दो चार और क्लॉज देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते, ठीक है। सॉरी एक जरा सा एरर हो गया, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, सॉरी माना। तो अब चलते तब देखा जाता, चलिए तब देखते हैं कि और दो चार थे कि जो पेंटा एसीटेट होता है, ग्लूकोज के सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर इनएक्टिवेट कर दिया जाए या फिर उनको एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के पेंटा एसीटेट में बदल दिया जाए, तो ग्लूकोज ऑक्जाइम भी फॉर्म नहीं करता था। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ग्लूकोज ऑक्जाइम फॉर्म किया था, यहाँ पे कहाँ पे, इसमें हम करेक्टली नहीं लिखे, पर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज ऑक्जाइम फॉर्म किया था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज ऑक्जाइम, हाँ यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूकोज ऑक्जाइम फॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन जब उसका पेंटा एसीटेट बनाया गया तो ग्लूकोज वही ग्लूकोज ऑक्जाइम फॉर्म कर ही नहीं रहा था, ठीक है। अगर वो ओपन चेन होता है तो उसको पेंटा एसीटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। लेकिन वो ओपन चेन स्ट्रक्चर ने ये दो बात प्रूव कर दिए। एक और बात पता किया गया कि ग्लूकोज इज फाउंड इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है।
अल्फा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड और सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और जब क्या कहते हैं ग्लूकोज जब 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ग्लूकोज का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लीजिए और 303 केल्विन के टेम्परेचर पे हीट करिए और उसको क्रिस्टलाइज करिए, तब जो क्या कहते हैं तब जो ग्लूकोज का क्रिस्टल आता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, 419 केल्विन। वही अगर क्या कहते हैं हॉट एंड सेचुरेटेड एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लिया जाए और उसको क्रिस्टलाइज किया जाए 371 केल्विन पे, 371 केल्विन पे, तब हमें प्राप्त होता है बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। ठीक है, ये दोनों एक टेम्परेचर पे इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में एक्सचेंजेबल होता है। ठीक है, एक टेम्परेचर में एक दूसरे पे इंटरचेंजेबल होता है, पर क्या कहते हैं ये दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तब इससे पता चला कि नहीं, ग्लूकोज तक ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो गलत है। असल में ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, वो कैसे होता है तो इधर देखते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि जो OH रहता है, सबसे नीचे वाला जो ऑप्टिकली एक्टिव OH रहता है, ठीक है, सबसे नीचे जो एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन रहता है, उसका हाइड्रोजन उसका जो हाइड्रोक्सी रहता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड के एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको याद होगा RCHO प्लस ROH, ठीक है, क्या देता है हमें, ठीक है, ये प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में। ये हम लोग, आपको अगर याद होगा तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे, अगर आपको याद है एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन है, और एनसीईआरटी में तो हो गई हमको जहां तक याद है, और क्या कहते हैं, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये जो एल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन है ये बहुत बहुत ज्यादा जगह पे पाया जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है, तो ये तो आम प्रॉपर्टी हो गया इसका। तो हाँ, तो क्या करता है कि जो नीचे वाला जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन रहता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करके इस तरह का ईथर फॉर्म करता है। ठीक है, ईथर नहीं, ईथर तो कहना उचित नहीं हुआ, मतलब इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है। इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, नाम, हाँ, हेमी एसिटल एसिटल। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हेमी एसिटल रूप में एग्जिस्ट करता है। हेमी एसिटल क्या था, हेमी एसिटल कहते हैं इसको हेमी एसिटल कहते हैं और इसको एसिटल कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो ग्लूकोज जो रहता है वो हेमी एसिटल फॉर्म में रहता है। ठीक है, और क्या है कि तो अल्फा बीटा में बस इतना ही अंतर रहता है कि अल्फा में OH किस साइड रहता है, राइट साइड रहता है, अब बीटा में OH लेफ्ट साइड रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको आराम से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बीटा फॉर बी, अब बी फॉर बाएं, तो जिसमें बाएं में OH रहे वो बीटा हो गया। इस तरह से ट्रिक आप, मतलब ठीक है, सब बेतुका ट्रिक रहता है, लेकिन आप हाँ ऐसा बेतुका ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। देखिए, इसका कोई मेमोरी नहीं करते हैं, तो इसका कोई मतलब तुक नहीं रहता है या कोई लॉजिक नहीं रहता है। आप बे लॉजिक लॉजिकल बेस्ट लॉजिकल मेमोरी की बना के भी याद कर सकते हैं, पर हाँ मेमोरी की बनाने का प्रयास करिए कि ग्लूकोज में OH किस साइड है, अल्फा ग्लूकोज में OH क्या है, बीटा में किस साइड है। तो ये सब बेतुका या फिर अगर लॉजिकल भी है तो अच्छी बात है, ऐसा मेमोरी की बनाइए और याद करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हाँ, तो एक चीज आप नोटिस करिएगा कि अल्फा बीटा में जो अंतर आ रहा है वो सिर्फ एक कार्बन के कारण आ रहा है, वो है ये वाला कार्बन, सॉरी पता नहीं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन ही बस अल्फा बीटा के बीच में अंतर करा रहा है। ठीक है, इस कार्बन में OH राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इस कार्बन पे OH राइट साइड पे, सिर्फ इसी कार्बन के कारण दो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म आ रहा है। तो जब सिर्फ एक कार्बन के ऑप्टिकली डिफरेंट डायरेक्शन में होने पर या फिर स्ट्रक्चरली डिफरेंट डायरेक्शन में होने पर, ये तो ऑप्टिकली है, मतलब स्पेस इसको स्टीरियो रूप में जब क्या कहते हैं अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर है
और इधर है, और दूसरे वाले केस में इधर है OH और इधर है। तो सिर्फ एक कार्बन के कारण जब दो अलग अलग फॉर्म आते हैं तो उस कार्बन को कहते हैं एनोमरिक कार्बन, ठीक है। सच टाइप्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज एनोमरिक कार्बन, ठीक है। ऐसा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे जो आइसोमर्स रहते हैं, इनको एनोमर्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और बाकी हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का इस तरह रहता है, बीटा डी ग्लूकोज का इस तरह से रहता है, ठीक है। और इसमें भी स्ट्रक्चरल डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि जो 1 वाला कार्बन रहता है उस पर OH नीचे में रहता है अल्फा में, और बीटा में वही OH ऊपर पे रहता है, ठीक है। और क्या है, हाँ, हाँ, आपको एक चीज बताना चाहिए कि वो क्या करते हैं, ओपन ग्लूकोज ऑक्साइड के साथ, मतलब ग्लूकोज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट क्यों करता है, पेंटाएसिटेट क्यों नहीं रिएक्ट करता। पेंटाएसिटेट इसलिए नहीं रिएक्ट करता है क्योंकि तो जो जो ग्लूकोज रहता है, हम H को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। जो खाली वाला एंड है मतलब वहां पे H है, ठीक है। तो जब नॉर्मल ग्लूकोज रहता है वो ऑक्साइड में हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोलाइज इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर एक OH आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब पेंटा एसिटेट रहता है तो उसका हाइड्रोलाइजेशन का सारा चांस ब्लॉक हो जाता है। कैसे, पेंटा एसिटेट जब आ जाता है तो इस प्रकार से हो जाता है, AC का अर्थ है, ठीक है। तो अब अगर इसको हाइड्रोलाइज होना है, हाइड्रोलाइज होने का केस क्या है, हाँ, तो हाइड्रोलाइज तो हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर मान लीजिए अगर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या आएगा, इधर कुछ ऐसा आएगा, और इधर कुछ करके इधर चेन है, फाइनल में इधर ऐसा आएगा, ठीक है। अब जब अगर यहाँ पे सिर्फ H रहता, AC नहीं रहता, OH रहता, तब ये क्या करता, टू एक दूसरे के साथ डिहाइड्रोलाइज करके एल्डिहाइड में बदल जाता। अगर आपको याद है कि अगर कोई कार्बन पे OH OH रहे, H रहे, OH रहे, तो आमतौर पर अगर ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये डिहाइड्रोलाइज हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन कर लेते हैं अपने, एक H2O को लूज करके एल्डिहाइड में बदल जाते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे अगर तो ये कीटो इस तरह से है तो वो कीटोन में बदल जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे OH रहता तभी ये अपने आप को एल्डिहाइड में बदल पाता, ठीक है। लेकिन सिंस यहाँ पे OAC रहता है तो वो अपने आप को कीटोन या एल्डिहाइड में नहीं बदल पाता है, तो एल्डिहाइड में नहीं बदल पाता, इसलिए ये पेंटा एसिटेट जो रहता है ऑक्साइड के साथ रिएक्ट NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है। जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो जब पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज का हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो आएगा OH, तो नंबर 1 कार्बन पे आएगा OH और OAC, वो दोनों एक दूसरे से मिलकर एल्डिहाइड फॉर्म नहीं कर सकते। एल्डिहाइड फॉर्म करने के लिए 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप का जरूरत रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रहता, इसलिए वो एल्डिहाइड फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। इस कारण से पेंटा एसिटेट जो रहता है वो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं दे पाता, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बात बता दें, इन दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इनको पायरानोज भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर वो पायरन के सिमिलर में होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्लूकोज पढ़े, थोड़ा सा फ्रक्टोज के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज बस क्या है कि थोड़ा सा ही अंतर है कि यहाँ पे एल्डिहाइड के बदले कीटोन है, ठीक है। और ये होता है डी क्योंकि OH डाइसाइड में, ठीक है। पर ये होता है लेबोरोटेटरी, ठीक है, ये होता है लेबोरोटेटरी, ठीक है। और क्या है, और ये 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है और इस तरह का फॉर्म में होता है, इसलिए इसको फ्यूरोनोज कहा जाता है, फ्रक्टोफ्यूरोनोज। इसको देखिए यहाँ पे नाम देखिए, इसका नाम है ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। पायरन के सिमिलर में इसलिए पायरानोज, और ग्लूकोज था इसलिए ग्लूकोज। यहाँ पे फ्रक्टोज है इसलिए फ्रक्टो, फ्यूरन के सिमिलर में इसलिए फ्यूरोनोज, ठीक है। अल्फा डी में भी आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि OH राइट में है, CH2OH लेफ्ट में, और बीटा डी में OH राइट में है, CH2OH लेफ्ट में, ठीक है। और बाकी सब तो वही चीज है, कुछ ज्यादा नया चीज नहीं है, बस इस तरह से पेंटा स्ट्रक्चर रहता है और कुछ खास के बारे में जानने लायक है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं डाइसैक्राइड्स के बारे में, कुछ डाइसैक्राइड्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब वो डाइसैक्राइड्स क्या है, अच्छा आपको एनोमर समझ में आया ही होगा, हमको जहां तक लगता है कि एनोमर फिर से हम बता दें कि एक कार्बन से जब अगर स्टीरियोमेट्रिकली अलग हो जा रहे हैं,
एक कार्बन के स्ट्रक्चर के मतलब एक कार्बन पर चेंज होने के कारण ही जब वो स्टीरियोमर बन जा रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए उनको एनोमर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, और बाकी इनके बारे में और कुछ खास तो है नहीं, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल है। बाकी अब चलता है डाइसेक्राइड की तरफ। ठीक है, डाइसेक्राइड आमतौर पर रिड्यूसिंग ही होता है, पर 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 की एक एक्सेप्शन है, वो है सुक्रोज। सुक्रोज इज ओनली डाइसेक्राइड which is not reducing carbohydrate, remaining all disaccharides are reducing carbohydrate। ठीक है, और बाकी हाँ ठीक है, चलिए तो डाइसेक्राइड अब चालू करते हैं। So disaccharides on hydrolysis with a dilute acid or enzyme yields two molecules of either the same or different monosaccharide। ये बताए थे धातुस मोनोसेक्राइड। हाँ, डाइसेक्राइड से डाइसेक्राइड में दो मोनोसेक्राइड एक दूसरे से एक ऑक्साइड लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि सच ए लिंकेज between two monosaccharide units through oxygen atom formed by loss of a water molecule is called glycosidic linkage। ठीक है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का डिफिनेशन है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom after formed by loss of a water molecule। ठीक है, ये वाला अगर आपके पास एनसीईआरटी है या फिर अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से या ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। क्या, कहाँ पे ऐड करिएगा, यहाँ पे, कि फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सब ठीक है। अब चलते हैं आगे कि डाइसेक्राइड को देखिए, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं, उसको पता करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है कि अगर उसको क्या कहते हैं कि अगर जो, चलिए वो आगे बताते, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ बताते चले जाएंगे। तो सुक्रोज को तो दो से बनाया जाता है, डी प्लस ग्लूकोज से और डी माइनस फ्रक्टोज को कंबाइन करके सुक्रोज बनाया जाता है। जब इन दोनों को डिहाइड्रोलाइज करके एक दूसरे से ऐड किया जाता है। ठीक है, यह ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है उसमें जो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है और C2 ऑफ जो बीटा डी फ्रक्टोज होता है, वो दोनों मिल के बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो OH रहता है, ROH, इस तरफ से दूसरी तरफ से जो ROH रहता है, वो क्या करता है, एक दूसरे से मिलकर ईथर के टाइप का लिंकेज फॉर्म करता है, एक H2O को लूज करके। ठीक है, अब क्या ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। इसको नॉन रेड्यूसिंग कैसे कर रहा है, उसको नॉन रेड्यूसिंग इस प्रकार से कर रहा है कि जब इस ऑक्सीजन को हाइड्रोलाइज किया जाएगा, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस केस में जब ग्लूकोज के ऑक्सीजन को एल्डिहाइड किया जाएगा, तो एक तो इधर से ऐसे आएगा 5 वाले कार्बन पे, और इधर जो 1 वाला कार्बन होगा उसका O तो किसी और R के साथ कनेक्टेड होगा, यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड होगा, और इधर जो OH होगा वो खाली हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कभी भी एल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे अनटिल उसको हाइड्रोलाइज किया। तो ये वाला तो ग्लूकोज जो लिंकेज में रहता है वो भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड नहीं बन सकता। उसी तरह जो फ्रक्टोज है उसका भी जो O रहता है, ये 5वां वाला पे जो है वो तो खाली रहता है, उस पर भी कोई OR इस तरह का नहीं है। और इस साइड जो 2 पे है उस पे एक OH तो आता है, ठीक है, उसमें एक OH आता है, पर दूसरे साइड OR रहता है। ठीक है, तो ये भी मिलके एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी कारण से ये क्या कहते हैं, नॉन रेड्यूसिंग रहता है। क्यों? रेड्यूसिंग तभी होगा जब एल्डिहाइड या कीटोन मिले, हाइड्रोलाइज करने पे या थोड़ा सा पानी देने पे वो अपने आप को एल्डिहाइड या कीटोन में बदल सके, तभी रेड्यूसिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, मैं भी आपको एक एग्जांपल यहाँ बताएं कि ये नॉन रेड्यूसिंग है। अभी मैल्टोज लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, उससे पता करेंगे कि कैसे वो रेड्यूसिंग है। ठीक है, एक और बात है कि इनिशियली सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ठीक है, पर जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, ग्लूकोज तो +52.5 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता है,
पर फ्रक्टोज उसको 92.4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है। तो नेट में जो आता है वो निगेटिव रोटेशन आता है, यानी लेवो रोटेटरी आता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोलाइसिस, जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो प्लस रोटेटिंग से माइनस रोटेटिंग हो जाता है। तो इसी को कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो वो प्लस रोटेशन से माइनस रोटेशन बन जाता है। इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। प्रोडक्ट क्या आता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसको टोटल कंबाइन करके इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। आज से आपको सब कुछ अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे एक सुक्रोज कुछ पॉजिटिव रोटेशन देता है, ठीक है, पर जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज देता है। एक ग्लूकोज तो प्लस 52.5 घुमाता है और एक फ्रक्टोज माइनस 92.4, तो नेट कितना आ जाएगा, नेट हो जाएगा 1459 39.9, है ना। इस कारण से वो नेट निगेटिव रोटेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए इससे शुगर का इन्वर्सन हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं, प्लस से वो माइनस हो जाता है, इसलिए प्रोडक्ट को इन्वर्ट शुगर कहते हैं और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज को इन्वर्सन ऑफ शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, चलते हैं अगले भाग पे, मैल्टोज पे। मैल्टोज क्या है, एक और बात, आप ना इस चैप्टर का हर एक चीज को डाटा में टेबुलेट करिए, ठीक है, टेबल के रूप में बनाइए। जैसे आप बना सकते हैं कि ग्लूकोज अल्फा डी बीटा डी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी अब ग्लूकोज सुक्रोज के मोनोमर्स क्या है, उसी तरह फिर अभी मैल्टोज का बताएंगे तो उसके मोनोमर्स क्या है, सुक्रोज में कौन कौन सा लिंकेज है। सुक्रोज में C1 ऑफ ग्लूकोज कनेक्ट विद C2 ऑफ क्या कहते हैं फ्रक्टोज, ये लिंकेज है। अभी मैल्टोज में पढ़ेंगे तो उसमें C1 C4 लिंकेज होगा। तो ये सब चीज आप लोग एक जगह टेबुलेट करके रखिए, शॉर्ट नोट्स के रूप में रखिए, जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये अल्फा बीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ख्याल रखिए, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मैल्टोज। मैल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होने पे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के C4 से कनेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि C1 वाला जो ये पहला वाला जो अल्फा डी ग्लूकोज है, उसमें तो क्या कहते हैं, जब उसको उसके जब इस O को हाइड्रोलाइज किया जाए तो हमें मिलता है OH इस साइड से, पांचवें वाले की साइड से, और इस कार्बन पे, एक नंबर वाले कार्बन पे हमें मिलता है OR। तो ये एल्डिहाइड नहीं दे सकता। लेकिन वही अगर क्या कहते हैं दूसरा वाला अल्फा डी ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज वाले के O को खोला जाता है, यानी एसिटल को खोला जाता है, हेमी एसिटल को खोला जाता है, तो हमें मिलता है पांचवें कार्बन पे OH और समथिंग एल्स मिलता है, और एक नंबर वाले कार्बन पे H मिलता है, OH मिलता है, OH मिलता है। ये दोनों मिलके एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एल्डिहाइड बना देते हैं, और इसलिए वो टॉलेंस रिएक्शन को और फैलिंग्स को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए ये बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। इसलिए माल्टोज को रिड्यूसिंग शुगर माना जाता है, ठीक है। अब देखिए फैलिंग सॉल्यूशन और क्या कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, इन दोनों केस में ग्लूकोज किस प्रकार से रिएक्ट करता है कि वो इवन तो वो हेमी एसिडल फॉर्म में रहता है, लेकिन सिंस टॉलेंस में और फैलिंग सॉल्यूशन में थोड़ा एसिड का या बेस का कुछ यूज होता है, इस कारण से उस रिंग का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और रिंग खुल जाता है, ठीक है। तो रिंग खुल जाता है तो ओपन रिंग बन जाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड प्रेजेंट होती है, इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के रूप में आने पर रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन पॉसिबल रहता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर के रूप में ग्लूकोज एक्ट करता है, इवन तो वो रिंग स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर टॉलेंस रिएजेंट में या फैलिंग सॉल्यूशन में ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाता है और उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, इसलिए रिएक्शन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब थोड़ी कुछ ज्यादा ही डीप हो जा रहा है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करते हैं। लैक्टोज में देख सकते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी लैक्टोज से बनता है, उसमें C1 C4 लिंकेज रहता है, ठीक है। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट रहता है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। उसी तरह आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में 3 पॉलीसेक्राइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्च, पहला है स्टार्च, उसमें स्टार्च जो रहता है वो प्योरली अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ रहता है, ठीक है।
उस स्टार्च में भी दो पार्ट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। एमाइलोज जो होता है वो 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है, उसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं, और वो सभी एक दूसरे से C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं, और वो लीनियर होते हैं, ठीक है, और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। पर एमाइलोपेक्टिन जो रहता है वो 85% ऑफ स्टार्च रहता है, ये ब्रांच रहता है, ठीक है। और इसमें 1000 से भी, आप पता नहीं इसका नंबर का तो कुछ यहाँ पे कुछ खास मेंशन नहीं है, पर हाँ एक बात है कि ये C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो करते हैं जिससे वो लीनियर रहता है, साथ में इनका जो ब्रांचिंग रहता है वो C1C6 लिंकेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एमाइलोज का ये नॉर्मल C1C4 लिंकेज है अल्फा डी का, और वही बीटा डी का आप देख सकते हैं यहाँ ब्रांचिंग C1C6 है, ठीक है। यहाँ पे C1C6 ब्रांचिंग है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे C1C6 ब्रांचिंग, और यहाँ पे लीनियर में C1C4 ब्रांच। अब चलते हैं सेलुलोज की तरफ। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज रहता है, ठीक है, और उसमें भी C1C4 लिंकेज रहता है, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार से स्टेयर की तरह ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और एक देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा लिंक और बीटा लिंक कर रहा है, तो मोस्टली अल्फा अल्फा के अटैचमेंट पर अल्फा लिंक हो गया और बीटा बीटा के अटैचमेंट पर बीटा लिंक हो गया, ठीक है। और वही अल्फा बीटा रहे तो अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाता है, अल्फा अल्फा रहे तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया, बीटा बीटा है तो बीटा 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 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया, ठीक है। अब क्या चलते हैं, हाँ, और भी जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि से चेक दैट फॉलोइंग क्या कहते हैं डाइसैक्राइड, क्या कहते हैं रिड्यूसिंग और नॉट, तो वही लॉजिक यूज करिएगा कि जो दो मतलब सेक्राइड का जो स्ट्रक्चर होगा डाइसैक्राइड का, उसमें जो मोनोसेक्राइड्स होंगे उनको अगर हाइड्रोलाइज करने पर एल्डिहाइड आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं वो रेड्यूसिंग हो गए, नहीं तो नॉन रेड्यूसिंग हो गए। दूसरा तरीका चेक करने का कि जो डाइसैक्राइड है, ठीक है, उसमें हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें माइल्टोज में, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये हेमी एसिटल है। कैसे? यहाँ पे ये जो कार्बन है यहाँ पे OH भी प्रेजेंट है, OR भी प्रेजेंट, इसलिए ये हेमी एसिटल है। लेकिन वही जो क्या कहते हैं सुक्रोज था, इसमें कहीं भी हेमी एसिटल नहीं था, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, सिंस कोई भी हेमी एसिटल कार्बन नहीं था क्या कहते हैं सुक्रोज में, इसलिए वो नॉन रेड्यूसिंग था। और माल्टोज में हेमी एसिटल था, उसी तरह लैक्टोज में भी हेमी एसिटल है, इसलिए वो रेड्यूसिंग है। आपको कोई भी डाइसैक्राइड पॉलीसैक्राइड कितनों सैक्राइड दे दे, अगर उसमें कहीं भी अगर हेमी एसिटल दिख रहा है तो रेड्यूसिंग है, और कहीं अगर हेमी एसिटल नहीं है तो वो नॉन रेड्यूसिंग, ठीक है। और पॉलीसैक्राइड हो गया, सेलुलोज भी बता रही, ग्लाइको जो ग्लाइसोजेन है जो ह्यूमन में स्टार्च की तरह काम करता है, मतलब एनर्जी स्टोरेज के रूप में काम करता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं मोस्टली उसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो एमाइलोपेक्टिन की तरह ही रहता है, ठीक है। और वो एमाइलोपेक्टिन से भी बहुत ज्यादा ब्रांच रहता है, बहुत ज्यादा ब्रांच होता है, ठीक है। और ग्लाइसोजन जो होता है वो मोस्टली लीवर में होता है या मसल्स में होता है, ब्रेन में मिलता है, ठीक है। जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है तो इंजाइम ब्रेक द ग्लाइसोडाइन टू ग्लूकोज, इंजाइम ग्लाइसोडाइन को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में तोड़ देता है और वो ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में भेज दिया जाता है। और ग्लाइसोजाइन क्या कहते हैं ईस्ट और फंगी में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी तरह क्या कहते हैं ग्लाइसोजाइन, जैसे क्या कहते हैं पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे या ऋषि होते थे, या वो क्या कहते हैं इलाज के लिए शहद को देते थे दवाई के रूप में, उसी तरह क्या कहते हैं उसी तरह क्या था कि और जैसे क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज के रूप में क्या कहते हैं सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे सेल प्लांट सेल को प्रोटेक्शन मिलता है। उसी तरह से बहुत सारे यूज है कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, वो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप देखते हैं कि इंटेक्स क्वेश्चन करते चलते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा चैप्टर का आइडिया हो जाए कि क्या कहते हैं ग्लूकोज और सुक्रोज है सॉल्युबल इन वाटर, पर साइक्लोहेक्सेन और क्या कहते हैं बेंजीन नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लूकोज और सुक्रोज में OH बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो पानी के साथ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत एक्सटेंसिवली बनाते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं ज्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। और लेकिन क्या कहते हैं साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन नहीं बनाते हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर उनके पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिससे वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर सके, इसलिए वो बढ़िया से सॉल्युबल नहीं होते पानी में। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज,
तो हम लोग देखे थे लैक्टोज के कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, ओ सॉरी बताने भूल गए थे, क्षमा करिएगा। तो हाइड्रोलैक्टोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। तो जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज किया जाएगा तो हमें बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। तो पेंटाएसिटेट में कैसे आप बताएंगे अल्फा डी ग्लूकोज का, तो सिंपल, पेंटाएसिटेट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज डजंट गिव ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्साइलामाइन इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंपाउंड, ठीक है। तो सिंस हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ रिएक्ट नहीं करता है पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज, इसलिए उसमें एल्डिहाइड नहीं प्रेजेंट है, सिंपल, ठीक है। अब एक चीज होता है कि आपको कहे कि आपको एक डाइसैकेराइड दिया गया है, उसका फलना चिलना वेट है, ठीक है, और उसमें उसको जब क्या कहते हैं उसमें फलना चिलना वेट है, और क्या कहते हैं उससे निकलने पे इतना वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो उसमें कितना क्या कहते हैं क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड है। इस तरह से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स का क्या कहते हैं वेट दिया रहेगा, और उससे पूछेगा कि कितने मोनोसेक्राइड्स है, तो उसमें देखिएगा कहीं कहीं पे वाटर एडिशन का भी जरूरत रहता है, ठीक है। तो उसका खास करके ख्याल रखिएगा कि कहाँ पे वाटर का वेट ऐड करना है, ठीक है। उससे नंबर भी प्राप्त हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल अगर दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक मोनोसेक्राइड है जो 40 है, ठीक है, 40 बार एक मोनोसेक्राइड है जिसका वेट है 40, एटॉमिक वेट है 40। अब ऐसा किया गया कि उसको एक सेक्राइड बनाया गया जिसमें ऐसे 40 यूज हुए, ऐसे 40 सॉरी एक मोनोसेक्राइड बनाया गया, तो एक मोनोसेक्राइड है जिसका वेट है 40 ग्राम, एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट है 40, ठीक है। अब एक पॉलीसेक्राइड बनाया गया जिसमें ऐसे 18 मोनोसेक्राइड्स को यूज किया गया। तब आपसे पूछेगा कि उन सारे पॉलीसेक्राइड, उस पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग 720 बता के निकल लेंगे, और ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और हर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में एक H2O निकल जाता है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे 18 मोनोसेक्राइड्स मिलकर बना रहे हैं, यानी यहाँ पे 17 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, यानी यहाँ पे 17 गुना 18 वेट बाहर आ जाएगा। तो 720 में हमें -17,18 करना होगा। इससे जो वेट, ये जो वैल्यू आएगा वही क्या कहते हैं पॉलीसेक्राइड का वेट होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के कारण, हर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के कारण एक H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब इतना कुछ समझ जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो आप लोगों को मालूम है कि बेसिस है ग्रोथ ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन्स भी बनते हैं एमिनो एसिड से, ठीक है। तो ऐसे 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स भी कई प्रकार के होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड। तो एक्चुअली एमिनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस के पोजीशन के बेस पे क्या कहते हैं एमिनो एसिड का क्या कहते हैं डिफिनेशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप एक ही कार्बन पे है तो इसको अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर वही इस तरह का अगर है इसको बीटा कहते हैं। वही अगर गामा के बारे में जाना है तो इसको गामा कहते हैं। उसी तरह डेल्टा भी होता है, ठीक है, इस तरह सोन, ठीक है। तो नेचुरली ऐसे 20 अल्फा एमिनो एसिड है और सारे के सारे एल होते हैं, ठीक है। ठीक है, एल क्यों होता है, क्योंकि सब में NH2 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है और H राइट साइड में, ठीक है। और क्या कि सारे सारे अमीनो एसिड एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, और नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन और ऑप्टिकली एक्टिव। उसी तरह ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट प्रोलाइन आर प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। ओनली प्रोलाइन इज सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। इसी तरह आर्जिनाइन, लाइसाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन, हिस्टीडीन आर बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक माने बेस है, ठीक है। आर्जिनाइन, आर्जिनाइन, लाइसाइन और हिस्टीडीन आर बेसिक इन नेचर, ठीक है।
वही क्या कहते हैं एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। बाकी सारे एमिनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और सारे एमिनो एसिड ज्विटर आयन दिखाते हैं। ज्विटर आयन माने जिसमें प्लस और माइनस सिमल्टेनियसली हो किसी, ठीक है। और बाकी एमिनो एसिड को दो भाग में बांटा गया, एक एसेंशियल एक नॉन एसेंशियल। ऐसे एमिनो एसिड जो बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं उनको कहा जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और ऐसे एमिनो एसिड जो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है और हमें बाहर से लेना पड़ता है उनको कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने मार्क कर रखा है कि कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल। टोटल 10 इसेंशियल एमिनो एसिड है और टोटल 10 नॉन एसेंशियल नेचुरल एमिनो एसिड, ठीक है। और पहली कर दी थी सारे एमिनो एसिड, सारे नेचुरल एमिनो एसिड एल होते हैं, ठीक है। और बाकी ज्विटर आयन में भी बता दिए, ठीक है। और जब एमिनो एसिड ज्विटर आयन में होते हैं ना तो वो एम्फोट्रिक बिहेवियर को दिखाते हैं, यानी वो क्या कहते हैं एसिड के भी साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक पीएच होता है जिसका नाम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं उसको, उसका नाम भूल रहा है, वो इसमें मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर है, ठीक है। एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। उसको पीआई के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से नीचे में, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से पहले में, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है, जब पीएच आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से कम रहता है तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और वही जब पीएच आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से बड़ा होता है तो वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के आसपास में वो ज्विटर आयन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट को किस प्रकार से कैलकुलेट किया है, तो चलिए वो हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें जैसे जब इसके 3 फेज होंगे, क्या क्या होंगे, ये पहला फेज होगा, ये दूसरा फेज होगा, ये ज्विटर आयन फॉर्म होगा, और तीसरा होगा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये pK1 होगा, ये pK2 होगा, ठीक है। तो पीआई होगा pK1 प्लस pK2/2, ठीक है। यानी जब सिंगल चार्ज से न्यूट्रल की तरफ जाया जाए और फिर से सिंगल की तरफ आया जाए तो उस वो जो पीके रहते हैं उन पीके के एवरेज को क्या कहते हैं पीआई कहा जाता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है वो भी बताते हैं। वो अगर ये पीआई का खास करके ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में कहीं बताया नहीं गया तो आप लोग को अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसको आप कहीं बाहर से भी देख सकते हैं या फिर क्या कहते हैं आप अभी हम बता रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके कितने स्ट्रक्चर होंगे आपको पता है, इसको टोटल 4 स्ट्रक्चर आएंगे। इसमें जो सबसे कम एसिडिक होगा ना वही जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वही सबसे पहले हाइड्रोजन यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक अभी कौन सा होगा, ये वाला कार्बन। उसके बाद सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक होगा ये एमएन। और हम आपको बोले थे जब वो सिंगल चार्ज से, ठीक है, जब वो सिंगल चार्ज से न्यूट्रल पे जाए और फिर जब न्यूट्रल से फिर से एक सिंगल चार्ज पे चला जाए उसका पीके का आपको एवरेज लेना है। तो जानते हैं आपको यहाँ पे किसका किसका एवरेज लेना होगा, यहाँ पे आपको एवरेज लेना होगा पीआई निकालने के लिए pK1 प्लस pK2/2, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये नहीं पता चला pK2 प्लस pK3 कर दी या pK1 प्लस pK3/2 कर दी। इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा कि आपको किसका एवरेज लेना है, सिंगल चार्ज से न्यूट्रल होने पे और फिर न्यूट्रल से सिंगल चार्ज होने पे जो होगा वही लेना है, ठीक है। समझ रहे हैं, सिंगल चार्ज से न्यूट्रल और फिर न्यूट्रल से सिंगल चार्ज, ठीक है। ये एनसीईआरटी नहीं था, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए हम करें इस चैप्टर के लिए आपको थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। अब तो बाकी सारा तो बेसिक ही आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। पेप्टाइड लिंकेज क्या है कि पेप्टाइड लिंकेज इसको कहते हैं कि जब किसी अमाइनो एसिड का COH और किसी दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 मिलके एमाइड लिंकेज फॉर्म करता है तो उसको पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है।
ये सब सब कुछ बेसिक है। इसमें जो एक एरर आदमी कर सकता है वो ये रहता है कि हम भी एरर किए थे कि डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड होता है जब दो एमिनो एसिड मिलके रिएक्ट करके फॉर्म कर रहा हो और उसके बीच में एक लिंकेज है। लेकिन नाम से कंफ्यूज हो जाता है कि डाइपेप्टाइड है तो दो पेप्टाइड लिंकेज होना चाहिए, नहीं, डाइपेप्टाइड माने दो एमिनो एसिड है, एक पेप्टाइड लिंकेज। ट्राइपेप्टाइड माने तीन एमिनो एसिड है, दो लिंकेज। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसी तरह प्रोटीन से प्रोटीन का डिवीजन है फाइब्रस प्रोटीन और क्या कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन माने एक प्रकार से फाइबर के जैसा होता है, लाइन में एक लाइन में होता है। और क्या कहते हैं मतलब पैरेलल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं सिंगल लाइन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स रन इन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन भी होता है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल हो गया केराटिन जो अपने बालों में होता है, उसी तरह मायोसिन हो गया। और ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब एक प्रकार से एक कॉइल होता है जो अपने आप को एक स्फीयर के रूप में कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 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 करके अपने आप को पूर्ण रूप से स्फीयर में कर लिया हो। ठीक है, उसको ग्लोबुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसका हो गया इंसुलिन हो गया, एल्बुमिन हो गया। ठीक है, और बाकी क्या है, बाकी स्ट्रक्चर है तो उसको फिर आप खुद से भी पढ़ के पता कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर जिसमें अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर कुछ अदल बदल कर दिया जाए तो प्रोटीन ही पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी बदलाव हुआ, एक एटम भी निकल के दूसरा एटम आ गया, पूरा प्रोटीन बदल जाएगा, पूरा प्रोटीन का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट गिव्स कैरेक्टर टू द प्रोटीन। ठीक है, उसी तरह से फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर उससे फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो होता है, अल्फा हेलिक्स, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। अब बीटा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ऐसे छत्ता पे हम लोग ऐसा नहीं होता, छत ऐसा होता है ऐसे ऐसे, ये सब बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद फिर टेरिशरी स्ट्रक्चर हो गया। टेरिशरी स्ट्रक्चर इन सभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इस तरह से ग्लोबुलर बना के जैसे यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद जब तीन चार ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मिला के बनाया जाए, हाँ, तीन चार ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को जब मिला के जोड़ के बनाया जाए तो वो बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तीन चार टेरिशरी स्ट्रक्चर को मिला के जब बनाया जाए। ठीक है, टेरिशरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर स्टेबलाइज्ड बाय मेन फोर्सेस व्हिच स्टेबलाइज द सेकेंडरी एंड टेरिशरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयोनिक फोर्सेस। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, क्या क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज इस तरह से होता है। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज सिर्फ सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड में पाया जाता है। डाइसल्फाइड लिंकेज सिर्फ सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड के द्वारा ही किया जाता है, बाकी कोई अमीनो एसिड डाइसल्फाइड लिंकेज नहीं करता। ठीक है, और डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड करते हैं। और फिर क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड जब ज्यूटर आयन फॉर्म हो इस प्रकार से। और वैन डर वाल्स फोर्स जो लगभग सब करते ही करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इससे क्या है ना, जब आ, जब प्रोटीन को कुछ फिजिकल चेंज में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे प्रोटीन के अगर फिजिकल प्रोटीन को अगर मान लीजिए हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक सिचुएशन से अगर उसको बदल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है या पीएच चेंज कर दिया गया, तब हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये जो कॉइल इस तरह से होते हैं ये अनफोल्ड हो जाता है और स्ट्रेट हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं और उसका क्या कहते हैं वो उसका प्रॉपर्टी सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं किसी भी प्रोटीन का जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक आता है वो सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर से आता है। ठीक है, तो डीनेचुरेशन के कारण सेकेंडरी या टर्शियरी टूट जाता है या अनकॉइल हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाता है। लेकिन डीनेचुरेशन के कारण प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं रहता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे डीनेचुरेशन का कोई प्रभाव नहीं रहता है। और हाँ, इंसुलिन ही एकमात्र प्रोटीन है जो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही वर्क करने लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है कोई डीनेचुरेशन का एग, जब अंडा को बॉयल किया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन रहता है वो असल में लिक्विड में रहता है, जब लेकिन उसको बॉयल किया जाता है तो हार्ड हो जाता है, उसका पानी सारा अब्जॉर्ब हो जाता है, वो टफ सॉलिड हो जाता है। अब उसी तरह मिल्क का भी वही हाल है कि लैक्टोबैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहता है वो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ठीक है, उसके प्रोटीन को तोड़ ताड़ के।
अब उसी तरह एक इंटेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो ज्यूटर आयन में होते हैं अमीनो एसिड, और एक दूसरे से क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके स्ट्रांग हो जाते हैं। और हेलो क्या कहते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं आयोनिक फॉर्म में रहता है और वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, सॉल्युबल हो जाता है और हाइड्रोजन भी बॉन्ड भी बहुत ज्यादा फॉर्म कर सकते हैं। जबकि हेलो एसिड में ऐसा कोई प्रॉपर्टी, तो वो ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है, पर वो क्या कहते हैं आयोनिक टाइप का कोई रिलेशन वाटर के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ, तो पानी क्या कहते हैं कोएगुलेशन के कारण प्रोटीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, वो ट्रैप हो जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, इंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, मतलब अपने शरीर के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उनको कैटलाइज करने के लिए जो कैटलिसिस काम करता है वही एंजाइम काम करता है। ठीक है, इसलिए एंजाइम को बायोकैटलिसिस भी कहा जाता है। और एंजाइम का जो नाम होता है वो उसके रिएक्शन, नहीं तो उसका जो जिस कंपाउंड को एक साथ रिएक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे होता है। और बाकी इनके बारे में कुछ खास नहीं है, आप भी सब पढ़ सकते हैं। हाँ, एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और ये माइल्ड कंडीशन के अंदर काम करता है। बस यही सब है, हर एक एंजाइम के नेम के अंदर में एएससी आता है। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट रिवीजन कराते हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी थोड़े करने हैं। उसी तरह विटामिन है, वाइटल विटामिन होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसके एग्जाम्पल है विटामिन ए डी ई के। वाटर सोल्यूबल के एग्जाम्पल है सी और बी। ठीक है, और B12 विटामिन होता है, सी और बी विटामिन का प्रॉब्लम ये कि सी से वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये यूरिन के सहारे हमेशा बाहर हो जाते हैं, एक्सेप्ट B12, एक्सेप्ट विटामिन B12 विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, B12 इज सोल्यूबल इन वाटर, स्टिल क्या कहते हैं वो बाहर निकल जाता है, स्टिल वो बाहर नहीं निकलता, लेकिन बाकी सारे बी और सी निकल जाते हैं। ठीक है, खाली B12 या अंदर रह पाता है, इधर तो वो सोल्यूबल। ठीक है, और बाकी कुछ करने को है नहीं, हो गया इस तरह से विटामिन का सोर्स और उसका डिफरेंशिएशन सब लिखा हुआ है। और उसका न्यूक्लिक एसिड है कि डीएनए कैसे क्या करता है, अब बनाता है, हेरिडिटी का कारण है डीएनए। डीएनए से हेरिडिटी आता है, आरएनए प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और बाकी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड क्या कहते हैं डीएनए बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज से बना है, आरएनए बीटा डी राइबोज से बना है। उसके बाद क्या कहते हैं डीएनए में एडेनाइन होते हैं, गुआनाइन होते हैं, साइटोसाइन होते हैं, थाइमाइन होते हैं। इन सब का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसके स्ट्रक्चर पे ऐसे ही खुला खुली सवाल दे देते हैं। कोई भी 10 पेपर अगर रहते हैं तो इसमें किसी ना किसी पे इसका स्ट्रक्चर से इन पांचों के स्ट्रक्चर से सवाल रहता ही रहता है कि कितना कार्बन बॉन्ड है या कितना कार्बन है, ये क्या लाया फलना चिल्ला, कुछ ना कुछ तो पूछ ही देते हैं। ठीक है, तो इनके पांचों के स्ट्रक्चर आपको याद रखना जरूरी है। उसी तरह बीटा डी राइबोज बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इससे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, और क्या डीएनए में एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन थाइमाइन होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन और यूरेसिल रहते हैं। ठीक है, एक चीज और कॉमन है कि एडेनाइन गुआनाइन साइटोसाइन तीनों में कॉमन है। साइटोसाइन और सिस्टीन में कंफ्यूज मत होइएगा, साइटोसाइन इज प्राइमरी कंस्टिट्यूट ऑफ डीएनए आरएनए, सिस्टीन इज एमिनो एसिड। ठीक है, और फिर न्यूक्लियोसाइड आते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि जो फ्रक्टोज होते हैं ना, फ्रक्टोपाइरानोज, उसमें जो अल्कोहल के बदले का बेस आ जाता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है। और जब न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पे जो OH रहता है CH2OH में, जब उसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है तो कुछ इस तरह से आता है, तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। फिर क्या कहते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन दिया हुआ है कि शुगर बेस फॉस्फेट इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। और क्या कहते हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है, पेंटोज शुगर। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय 5' एंड 3' कार्बन। ठीक है, 5' एंड 3' कार्बन। और बाकी सब कुछ आप लोग पढ़ के भी इसमें से देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास कंफ्यूजिंग नहीं है, बस स्ट्रक्चर ही मेन याद करना रहता है। और हाँ, डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से कॉइल में होता है। ठीक है, उसमें जो गुआनाइन और साइटोसाइन रहता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। उसी तरह एडेनाइन और थाइमाइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है,
और जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का वो कॉइल में होता है इस तरह से, लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर कॉइल ही होता है। ठीक है, आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है सिंगल स्ट्रक्चर कॉइल ही रहता है। और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, वो हर एक सेल में पाए जाते होते हैं, मैसेंजर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, और बाकी कुछ खास है नहीं। हाँ, ये जो क्या कहते हैं डबल कॉइल जो होता है न्यूक्लियर डीएनए में, दे आर फाउंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, और बाकी हार्मोन्स है तो आप खुद उसके बारे में जान सकते हो कि हार्मोन क्या करता है। जैसे आप हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन और जेस्टोरोन, ये सब हार्मोन्स का अपने ग्रोथ में काम आता है। और इसी तरह से फिर क्या कहते हैं क्या कहते हैं अलग अलग तरह से हार्मोन्स अपने अलग अलग डेवलपमेंट में काम करते हैं। और क्या कहते हैं ये सब बस मतलब हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये सब चीज हम लोग क्या कहते हैं बहुत पहले से करता है। ठीक है, वाई अब चलिए थोड़ा सा इंटेक्स क्वेश्चन देखते हैं। वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? बिकॉज़ दे आर नॉट सॉल्युबल। ठीक है, क्यों विटामिन सी को स्टोर नहीं कर सकते? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है कि नहीं? वाई प्रोडक्ट शुड बी फाउंड व्हाट प्रोडक्ट शुड बी फाउंड? हाँ, व्हाट प्रोडक्ट शुड बी फाउंड व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमाइन इज हाइड्रोलाइज्ड? तो जब थाइमाइन था तो उसको हाइड्रोलाइज किया गया, तो हमें क्या पता है कि डीएनए जब डबल स्ट्रैंड में रहता है तो उसके साथ एडेनाइन भी रहता है। तो जब थाइमाइन को हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो उसके साथ जितना थाइमाइन रिलीज होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एडेनाइन भी रिलीज होगा। ठीक है, अब व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट बेसिस। हाँ, ऑब्वियस बात है, क्योंकि आरएनए में सब सिंगल ही कनेक्टेड रहते हैं, उसमें कोई एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, ना ही कोई इक्वल अमाउंट में ऐसा कनेक्टेड है। वो बस ऐसे GC80 GC या अपना रैंडम ऑर्डर में रहते हैं, तो इसलिए उनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहता है कि कितना अमाउंट में कितना निकलेगा। मतलब अगर इसको सिंपल भाषा में अच्छे से बताया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए सिंपल अच्छे से डिफिनेशन में क्या बोला जा सकता है कि हाँ, इतना ये कह सकते हैं कि मतलब क्वांटिटी के डिफरेंट बेसिस में कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि हाँ, तो क्या कहते हैं मतलब इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि बेसेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं कि कितना अमाउंट हो रहा है, इसलिए वो सिंगल स्टैंडर्ड है। यही क्या कहते हैं हम लोग कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में कि सिंस देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड अमाउंट, इसलिए क्या कहते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड है। जबकि अगर वो डबल स्टैंडर्ड रहता है तो एडेनाइन शुड बी इक्वल टू थाइमाइन अमाउंट और गुआनाइन शुड बी इक्वल टू सिटोडाइन अमाउंट। ठीक है, और 10.7 का फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है कि न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थाइमाइन इज हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो डबल स्ट्रिंग्ड है, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि ये कह सकते हैं कि हमें बीटा टू हमें जब थाइमाइन कंटेनिंग डीएनए को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें बीटा टू डीऑक्सी जो होगा उसमें जो बीटा टू डीऑक्सी राइबोज निकलेगा जिसमें थाइमाइन कनेक्टेड होगा और फॉस्फोरिक एसिड होगा, क्योंकि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे बेस होता है और वो बेस होगा थाइमाइन। ठीक है, हम एक बात और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी निकलेगा जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा। ये दो चीज हाइड्रोलाइज करने के बाद और ये साथ में डीऑक्सीराइबोज निकलता है। ठीक है, एक बात हम आपको बताने भूल गए, वो बात ये था कि हियर द बेसिस विच आर प्रेजेंट इन डीएनए दे आर एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थ्रियोनाइन, और वही आरएनए में थ्रियोनाइन के बदले यूरेसिन रहता है। ये पांचों बेसिस है विच कनेक्ट विथ क्या कहते हैं शुगर इन दिस शुगर। ठीक है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, बीटा टू डीऑक्सीराइबोज में ये OH के बदले यहाँ पे वो बेस आते हैं, वो पांचों बेस में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन डीएनए के लिए तो बस वही चार आएंगे और उनको एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन और थाइमाइन। ठीक है, और वही क्या कहते हैं और क्या कहते हैं ये जो CH2 और CH2H रहेगा वो क्या कहते हैं उसमें जो OH रहता है वो क्या कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इस तरह का बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, तो बाकी सब तो नॉर्मली कुछ खास था नहीं, बुक पढ़िएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ पढ़ने से ही लगभग सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, इसमें उतना ज्यादा कुछ लॉजिकल नहीं है। अब आते क्वेश्चंस पे, तो व्हाट आर मोनोसेक्राइड? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे, क्या है मोनोसेक्राइड्स? Monosaccharides are carbohydrates which can't be hydrolyzed further into some simpler
पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, है कि नहीं, यही मोनोसेक्राइड था। उसी तरह बात है रेड्यूसिंग शुगर, तो रेड्यूसिंग शुगर सर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन रेड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट, ये भी हो गया। राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट, वो भी हम लोग पढ़े क्या कि they form starch which are used to store energy in plants, and second thing they form cellulose which acts as plant cell wall, है कि नहीं। अब आता है क्लासिफाइड है फॉलोइंग इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, तो मोनोसेक्राइड्स में राइबोज आएंगे, 2 डीऑक्सीराइबोज आएंगे, गैलेक्टोज आएंगे, फ्रक्टोज आएंगे, ठीक है। और डाइसेक्राइड के अंतर्गत में मैल्टोज आएंगे, लैक्टोज आएंगे, ठीक है। तो हमारा 10.4 भी हो गया। 10.5 what do you understand by term glycoside equivalent? So two monosaccharides connect with each other to form polysaccharides or oligosaccharides by through a oxygen linkage by losing a H2O molecule, है कि नहीं। हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि two monosaccharides connect to each other, ठीक है। Two monosaccharides are linked to each other through oxygen atom through the loss of a water molecule, ठीक है। और such linkages are called glycosidic linkage, है कि नहीं। और उसके बाद क्या, तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद फिर क्या, ग्लाइसोजन, तो ग्लाइसोजन तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि एनर्जी स्टोरिंग कंपाउंड फॉर एनिमल बॉडी, ठीक है। और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च, तो स्टार्च में दो होते हैं, स्टार्च दो प्रकार का होता है, एमाइलो स्टार्च में दो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक एमाइलोपेक्टिन और एक एमाइलोज, लेकिन ग्लाइसोजन में सिर्फ एमाइलोपेक्टिन का एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और वो और ज्यादा ब्रांच होता है कि नहीं। तो इस तरह से ग्लाइसोजन का भी हो गया। और व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, तो हम लोग ये भी पढ़े थे, सुक्रोज का क्या आता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, है ना। और वही लैक्टोज का क्या था, लैक्टोज का था बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, था कि नहीं। आसान सा है, कितना आसान क्वेश्चन है सारा, मतलब प्योर थ्योरी बेस्ड है, एनसीईआरटी का थ्योरी से पूछा, ठीक है। तो थ्योरी अगर आपको क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत आसानी से होता है। लेकिन एक बात हम फिर से सावधान करते हैं कि इस चैप्टर के लिए आपको पर्टिकुलरली आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग सारे चैप्टर्स को आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी में नहीं दिए गए पर एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको सर से, अपने टीचर से सीखना होगा या फिर आपको कोई बुक को फॉलो करना होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन डू ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट, तो आपको याद होगा, अगर आपको दिखाएं, ये तीनों रिएक्शन हमने देख रखे हैं, कहाँ पे अभी दिखाते, चलिए देखिए। ग्लूकोज जब Br2 वाटर से रिएक्ट करता है, ग्लूकोज जब Br2 वाटर से रिएक्ट करता है तो ग्लूकोनिक एसिड आता है ना। उसी तरह ग्लूकोज जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो सैक्रिक एसिड आता है। और वही ग्लूकोज जब क्या करते हैं, HI से रिएक्ट करता है तो NH आता है। हम लोग पढ़े थे ये सब, है कि नहीं। और तो हमारा इस तरह से 10.9 भी हो गया। 10.10 क्या होता है, इन्यूमरेट द रिएक्शन ऑफ डिग्लूकोज व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो पेंटाएसिटेट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, डोंट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन। उसी तरह का डी ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर में डी ग्लूकोज डोंट रिएक्ट विद डी ग्लूकोज डोंट गिव 6 स्टेज, इट डोंट रिएक्ट विद DN2,4 DNP, इट डोंट रिएक्ट विद क्या कहते हैं NHSO3, ठीक है। ये सब पढ़े थे हम लोग। उसी तरह क्या है, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो ऐसे अमीनो एसिड जो शरीर में प्रेजेंट हो और क्या कहते हैं जो शरीर में ही प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, दे आर नॉन एसेंशियल। और ऐसे जो शरीर में नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिसको बाहर से लेना पड़ता है, दे आर एसेंशियल, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो नॉन एसेंशियल क्या आप देख सकते हैं, क्या क्या है, ग्लाइसाइन है, एलानाइन है, ग्लूटामिक है, एस्पार्टिक है। वही पे एसेंशियल का क्या है, अर्जिनाइन है, लाइसाइन है, आइसोल्यूसाइन है, हिस्टिडीन है ना। और क्या, define the following define the following as related to protein, तो पेप्टाइड लिंकेज के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे पेप्टाइड लिंकेज में हम लोग, पेप्टाइड लिंकेज क्या था कि अमीनो एसिड का COH और क्या कहते हैं दूसरे अमीनो एसिड का NH2 फॉर्म करके एमाइड लिंकेज फॉर्म करता है,
इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो एमाइड फाउंड बिटवीन COH ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एमिनो एसिड एंड NH3 ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एमिनो एसिड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल, इट्स कॉल्ड एमिनो लिंकेज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों लिंक फॉर्म करते हैं, ठीक है, इससे आता है इस तरह से ये पेप्टाइड फॉर्म होता है। एक कन्वेंशन होता है, वो कन्वेंशन ये होता है कि लेफ्ट साइड वाला जो एटम रहता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो एटम रहता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट साइड वाला जो एटम रहता है, लेफ्ट साइड वाला जो मॉलिक्यूल रहता है वो पेप्टाइड लिंकेज के लिए अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। राइट साइड वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो पेप्टाइड लिंकेज के लिए अपना एमाइन ग्रुप देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये कन्वेंशन और आमतौर पे यही फॉलो आता है, होता है, ठीक है। तो इस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाता है और इस साइड से NH2 जाता है, ठीक है। तो यानी जब जब कंबाइन, तो जब पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता है तो इस साइड हमेशा एक COH प्रेजेंट होता है और इस साइड हमेशा एक NH2 फॉर्म होता है। तो इस साइड को कहते हैं N टर्मिनल, इस साइड को कहते हैं C टर्मिनल, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम जानते हैं आपको पॉलीपेप्टाइड और क्या कहते हैं डाइपेप्टाइड, ये मतलब पॉलीपेप्टाइड नहीं बताया था। पॉलीपेप्टाइड मतलब वो होते हैं जिसमें 10 से या 20 से ज्यादा होते हैं। अब प्रोटीन जो होता है उसमें क्या कहते हैं, मतलब प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से जस्ट बड़ा, मतलब पॉलीपेप्टाइड को जब बहुत बड़ा कर दिया जाता है तो प्रोटीन के रूप में एक्ट करता है, ठीक है। और क्या है कि स्मॉलेस्ट प्रोटीन है वो है क्या कहते हैं 51 एमिनो एसिड के साथ इंसुलिन, ठीक है। इतना सब कुछ हम लोग देख लिए, पेप्टाइड देख लिए, उसी तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था कि मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और क्या कहता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसमें एमिनो एसिड एक साथ प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंशन था कि प्रोटीन्स में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज एमिनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड इट इज सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर एक पॉलीपेप्टाइड लिंकेज की तरह, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज है जो सिंगल लाइन में होता है और क्या कहते हैं सीधा लाइन में होता है जिसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सारे अमीनो एसिड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही क्या कहता है प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जैसा अमीनो एसिड का ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ठीक है। अब बचा तीसरा वाला डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन हम लोग पढ़े थे कि जब किसी प्रोटीन को उसके ऑप्टिमम कंडीशन से किसी हाई या लो कंडीशन में लिया जाता है, जैसे अगर उसका पीएच चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, तो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड पे इफेक्ट पड़ता है। इससे वो सेकेंडरी और टेरिशियरी स्ट्रक्चर अनकॉइल होता है यानी खुल जाता है, जिसके कारण प्रोटीन का प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। प्रोटीन का जो प्रॉपर्टी होता है वो हट जाता है, खत्म हो जाता है, जिस कारण से प्रोटीन अपने नेचर को खो देता है। इसलिए इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कोई दिक्कत? सब कुछ एकदम सिंपल एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, ठीक है। व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हम लोग पढ़ लिए थे। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। और व्हाट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 10.14। हम लोग क्या पढ़े थे? हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैन डर वाल्स फोर्स, आयोनिक बॉन्ड, या फिर आयोनिक बॉन्ड को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बीच में अंतर करिए, है ना। तो फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर और ये नॉन सॉल्युबल। फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड लिंकेज रन इन पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इस तरह से होते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आते हैं वो कॉइल देमसेल्फ इनटू ए स्फीयर, ठीक है, इस प्रकार से। ग्लोबुलर का एग्जांपल था ग्लोबुलर का एग्जांपल था इंसुलिन। इंसुलिन एक बेस्ट एग्जांपल था ग्लोबुलर का, ठीक है। और फाइब्रस का केराटिन था, मायोसिन था, है कि नहीं। और क्या कहते हैं फिर, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटिक बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड, ये भी एनसीईआरटी से है। क्या है कि एमिनो एसिड जब अपने पीआई पे रहता है, मतलब जब वो पीएच इक्वल टू पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पीएच पे रहता है, तब वो ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है। और वो ज्यूटर आयन इस तरह से होता है कि वो H+ भी एक्सेप्ट कर सकता है और H+ को रिलीज भी कर सकता है, इसलिए वो एम्फोट्रिक नेचर एग्जिस्ट दिखाता है। एम्फोट्रिक क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है कि नहीं।
जैसे एक एग्जांपल है एम्फोटिक एसिड का, जिंक। जिंक भी एम्फोटिक एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है कि नहीं? उसी तरह से क्या है, वाटर एंजाइम, तो सिंपल भाषा में एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स इन which catalyze the reaction happening inside our body and they are globular proteins। ठीक है, मतलब एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, समझ रहे हैं ना? एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन्स, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो बहुत सिंपल था, क्या था कि डीनेचुरेशन में क्या होता है कि सेकेंडरी और टेरिशरी स्ट्रक्चर जो होता है वो अनकॉइल हो जाता है, ओपन अप हो जाता है, और इससे प्रोटीन का सारा कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाता है। और क्या था, पर डीनेचुरेशन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, हम लोग ये पढ़े थे। ठीक है, और क्या, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर, क्या कहते हैं, प्रोटीन्स आर विटामिन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन फैट एंड वाटर, है कि नहीं? पढ़े थे ना, फैट और वाटर पे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड रहता है। ठीक है, और विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जैसे यहाँ देखते हैं कैसे, यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन के इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ब्लड जल्दी क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, विटामिन के रहेगा तभी ब्लड जल्दी क्लॉट होगा, तो ब्लड जल्दी क्लॉट होगा, यानी कोएगुलेट होगा। कोएगुलेट माने देखते हैं जब घाव होता है तो जब खून बहता है तो धीरे के बाद वो सूख जाता है, एक पपड़ी टाइप हो जाता है, तो कोएगुलेट हो जाता है, चिप्स टाइप हो जाता है, तो कोएगुलेट हो जाता है। ठीक है, इसी को कोएगुलेशन कहते हैं, और इसी को कोएगुलेशन कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसके लिए विटामिन के का होना अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, विटामिन के अगर नहीं होगा तो क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट धीरे होगा। अगर मान लीजिए अगर आपको क्या कहते हैं, आपको विटामिन के आपके शरीर में कम है, ठीक है, आपका कहीं कट वट गया, खून बहे जा रहा है, खून बहता रहेगा, जल्दी नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन के आपके शरीर में कम है। ठीक है, अगर आपके शरीर में खून बहता ही खून बह जाता है बहुत जल्दी, और क्या कहते हैं, खून जल्दी नहीं सूखता है, क्या कहते हैं, कोएगुलेट नहीं होता है, तो मतलब आपके शरीर में विटामिन के कम है। ठीक है, और वाई आर विटामिन ए विटामिन सी एसेंशियल टू अस, तो यहाँ देख सकते हैं, आपको इनके यूजेस और इनके सोर्सेस दोनों याद रखेंगे। विटामिन ए अगर रहता है तो क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता है। ठीक है, आई विटामिन ए से हमारी आंखें ठीक रहती है। ठीक है, और उनके सोर्सेस क्या है, कैरोट्स है, बटर है, मिल्क है। उसी तरह विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी से क्या कहते हैं, मतलब हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। कोरोना के वक्त में बहुत चला था कि विटामिन से क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इम्यूनिटी बढ़ता है। ठीक है, अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो उससे स्कर्वी हो जाएगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, हमें विटामिन सी भी लेना इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के सोर्सेस क्या है, सारे खट्टे फ्रूट, साइट्रस फ्रूट्स, ऑल साइट्रस फ्रूट्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, और सारा एनसीईआरटी से सवाल है, एकदम थोड़ी बेस्ड है। और वाटर न्यूक्लिक एसिड याद है, अभी थोड़ी देर मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, पर न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स फाइंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल। ठीक है, वो सारे लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, और वो दे आर कंस्टिट्यूट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब जैसे देखिए, क्रोमोसोम से ही, क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर हेरिडिटी के लिए जो हमारे हेरिडिटी का काम करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स आर आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एज दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। वो सारा चीज एनसीईआरटी में है, जैसे हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल ट्रांसमिशन ऑफ आल्सो कॉल्ड हेरिडिटी। द particles in the nucleus of cell responsible for heredity are chromosome which are made up of protein and another type of biomolecules called nucleic acid। यानी nucleic acids are constituents of chromosome which are responsible for heredity। ठीक है, और ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और क्या सवाल करें, हम मेंशन देयर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो डीएनए क्या करता है, ये इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह क्या कहते हैं, आरएनए और डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज, प्रोटीन को बनाता आरएनए है, पर क्या प्रोटीन बनाना है, किस प्रकार से प्रोटीन बनाना है, वो इंफॉर्मेशन उसको डीएनए देता है। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं। और क्या है, सारा एनसीईआरटी में लिखा है, टेंशन मत लीजिए आप, एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ेंगे
सारा क्वेश्चन का सवाल का जवाब ऐसे ही हो जाएगा। और क्या है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड? सिंपल है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? कोई भी शुगर में यहाँ बेस है तो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और वही अगर क्या कहते हैं ये जो CH2OH रहता है इसको हटा करके यहाँ पे CH2O P डबल O माइनस यानी फॉस्फोरिक का लिंकेज हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है कि नहीं? ये क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड का जनरल फॉर्मूला होता है शुगर प्लस बेस, और न्यूक्लियोटाइड का होता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस बेस, ठीक है। और क्या द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट कॉम्प्लीमेंट्री? बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ऐसा जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें यहाँ पे A और G एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सॉरी A और T, उसी तरह C और G एक दूसरे से कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बस इतना ही है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं जो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA होता है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि C जो C2 साइन होता है वो गुआनाइन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और एडेनाइन जो होता है वो थाइमाइन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मान लीजिए AT है, CG है, TA है, CT है, तो यहाँ पे आएगा TAGCATGA, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बस यही है, इतना ही वो पूछ रहा है, एक्सप्लेन इट, ठीक है। क्योंकि जो DNA होते हैं उनके जो डबल स्ट्रैंड होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तभी होता है जब वो दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो। A और A हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हुए नहीं देखेगा, ठीक है। A और T ही देखेगा, C और G को देखेगा, ठीक है। और क्या राइट द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस। तो सबसे पहले पहले स्ट्रक्चरल डिफरेंस देखते हैं RNA और DNA में। तो RNA का बेसिस क्या है? हाँ, तो RNA का बेसिक मोनोमर है बीटा डी राइबोज है, DNA का है बीटा डी 2 डीऑक्सी है, ठीक है। RNA का जो RNA सिंगल स्ट्रैंड में होता है, अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में RNA सिंगल स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। वही DNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या कहते हैं डबल स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड में होता है। RNA सिंगल हेलिकल स्ट्रैंड में होता है और DNA डबल डबल हेलिकल स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। और RNA में यूरेसिल रहता है, थाइमाइन नहीं रहता है, जबकि DNA में थाइमाइन रहता है, यूरेसिल नहीं रहता है। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। अब आते हैं फंक्शनल डिफरेंस पे, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंस में RNA और DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, RNA is not responsible for heredity. RNA synthesize protein, DNA gives information for synthesis of protein, ठीक है। प्योर बहुत सिंपल है, ठीक है। DNA इज केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, पर RNA नहीं है। DNA प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करता पर उसका इंफॉर्मेशन देता, वही RNA प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। बहुत सिंपल था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, वो भी पढ़ लिए, क्या क्या mRNA, tRNA और rRNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA। बस हो गया। कितना सिंपल चैप्टर है, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, प्योर थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी पढ़िए, याद करने का प्रयास करते रहिए, इसको याद करने वक्त में लिखते रहिए। पर फिर से आपको याद दिला रहे हैं PYQ का जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए कोई आउट ऑफ बुक, आउट ऑफ एनसीईआरटी का कोई सोर्स से भी आपको इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जैसे PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए, और क्या कहते हैं और भी 2-4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, उन सब के लिए भी आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जो हम भूल जाए, बाकी कुछ है नहीं। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जो पढ़ना है वो बताते हैं, वो दे आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ सम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मोस्टली इतना ही पढ़ना होगा, बाकी और एक PI पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपको आउट ऑफ
एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, बाकी आमतौर पर और कुछ है नहीं खास। और टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज भी पढ़ना, बाकी कुछ और खास नहीं, आप आराम से ही कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब अच्छे से होगा। पढ़ते रहिए, पीवाईक्यू करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपसे पूछे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो क्या है, जानते हैं? एग्जाम, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जानते हो क्या है? वो आप खुद है। अगर आप ही नहीं रहेगा तो एग्जाम कौन लिखेगा, है ना। तो आपको अपने हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रखना होगा, खाइए पिए, पढ़िए लिखिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।